आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एहतजाज की फाइनल कॉल पर तहरीक इंसाफ सरगर्म। पार्टी रहनुमाओं की अहम तरीन मुलाकातें। बुशरा बीबी की भी हतमी एहतजाज के लिए मैदान में उतरने की खबरें। अरकान पंजाब असेंबली को मुशावरत के लिए कल पेशावर तलब कर लिया गया। ये बुशरा बीबी का पहला बाज़ाब्ता सियासी कदम होगा। एहतजाज की फाइनल कॉल पर जहां तहरीक इंसाफ दो मुतजाद बयानियों में मुनकसिम, वहीं अब बुशरा बीबी की सियासी एंट्री से भी जमात के बराबर तकसीम होने के खदशात। खबर है बुशरा बीबी इमरान खान का अहम पैगाम अरकान असेंबली को पहुंचाना चाहती हैं और इसी मुलाकात में एहतजाज के हवाले से लाहे अमल पर भी मुशावरत की जाएगी। ये पहला मौका होगा कि जब बुशरा बीबी की बाज़ाब्ता हदायत पर पार्टी अरकान को पेशावर बुलाया गया है और इससे पहले भी बुशरा बीबी की पेशावर में मौजूदगी को सिक्योरिटी कंसर्न से जोड़ा जा रहा था। जमात के सीनियर क़यादत बवांगे दहल ये दावा करती रही कि बुशरा बीबी का सियासत से कुछ लेना देना नहीं, वो घरेलू खातून है। बीबी के अभी इंटरैक्शंस हैं पॉलिटिकल? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, घरेलू खातून है। हम बार बार हर जगह पे ये कह रहे हैं वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग क्यों जबरदस्ती उनको सियासत में घसीटना चाहते हैं? बुशरा बीबी और अलीमा खान की दरार एक मरकजी हैसियत इख्तियार करती जा रही है क्योंकि कारकुनान मौजूदा क़यादत से मायूस दिखाई दे रहे हैं। अलीमा अपा और बुशरा बीबी ये कोई दरारें नहीं है क्योंकि कोई सियासी मुतहारिब ग्रुप तो है ही नहीं। खान ने अगर अपने अहले खाना बहनों या जोजा को सियासत में लाना था तो बैरिस्टर गौर जैसे अहम सियासी कारकुन को उठा के चेयरमैन न बनाता। वो अपने किसी खानदान में किसी को अपॉइंट करके वो रूसी सियासत को परवान चढ़ा सकता था। घरों के अंदर अगर कोई मामलात होते हैं तो इसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बुशरा बीबी की सियासत में दिलचस्पी से मुतल्लिक़ इतलात आती रहीं कि पेशावर मुंतकली के बाद वो पार्टी मीटिंग्स का हिस्सा रही हैं। वज़ीर आला की एनेक्सी में अली अमीन गंडापुर के अलावा दीगर कायदीन से भी मुलाकातें हुई हैं और पार्टी और हुकूमती अमूर पर ब्रीफिंग भी ली गई। ये इतलात भी आती रहीं कि बुशरा बीबी कुछ पार्टी रहनुमाओं से खुश नहीं हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए मुनज़्ज़म मुहिम ना चलाए जाने पर शिकवा कना है। और जरा ये भी बताते रहे कि बुशरा बीबी ने पार्टी कायदीन के साथ अहम मुलाकात में कारकुनान से राब्ते रखने और उनके गिले शिकवे दूर करने की हदायत भी दी। लेकिन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की इन सियासी सरगर्मियों की जहां मुसलसल तरदीद करती रही, वहीं जमात के कुछ लोग खुलेआम ये मुतालबा भी करते रहे कि बुशरा बीबी ज़ीरक खातून है, उन्हें सियासत में लीड लेनी चाहिए। इस वक्त तरीके इंसाफ को अगर कोई बचा सकता है इन अ सेंस कि आप जो पॉलिटिकल तहरीक की आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ फिर खान साहब की बेगम और उनकी बहनें हैं जो ये काम कर सकती हैं। अब जबकि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, उनका किरदार तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुशरा बीबी को जहाँ तक मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा सियासी बसीरत भी रखती हैं। मैंने तो उनको बहुत पुख्ता सियासी जो है जहन का मालिक पाया है। तो मेरे नज़र में तो अगर उनको फोकल पर्सन या उनको जो है वो बना दिया जाए स्पोक्स पर्सन तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी बुशरा बीबी की खुफिया सियासी सरगर्मियों पर उन्हें बाकायदा सियासत में आने की पेशकश करते रहे। बुशरा बीबी खातून खाना है और वो सियासत नहीं करना चाहती। तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सीएम हाउस में है तो बता दें कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता। आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे तो आप किस लिए वहाँ पर हैं? इमरान खान एहतजाज की फाइनल कॉल दे चुके हैं, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के पार्टी वर्कर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इस्लामाबाद आने की बजाय अपने सूबों में ही एहतजाज करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस एहतजाज के हवाले से आज खसूसी मुलाकात भी हुई और अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया कि अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हर वक्त मुकम्मल होती है, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार हैं। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तहत होगी। मगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप के हवाले से इतलात भी आ रही हैं कि वो इमरान खान की फाइनल कॉल से नाखुश हैं और कॉल वापस लेने के लिए इमरान खान से मुलाकात के मुतमन्नी हैं। पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं का यह मानना है कि एहतजाज की कॉल से इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं बल्कि बढ़ सकती हैं, इसलिए उन्हें कॉल वापस ले लेनी चाहिए। दो मुतजाद आरा, दो मुतजाद बयानियों में मगर इमरान खान की रिहाई इतनी आसान दिखाई दे नहीं रही। इमरान खान के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमात के बाद
आज इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज होने का अदालत को बताया गया। अदालत ने डीएसपी से मुकदमात की तफसील मांगी तो पुलिस अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। एफआईए ने भी अदालत को यह बताया कि इमरान खान के खिलाफ 7 इंक्वायरीज चल रही हैं और इन मुकदमात के साथ साथ आज ही तोशाखाना केस 1 में नैब ने इमरान खान और बुशा बीबी की सजा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। तो तोशाखाना 2 केस में अदालत ने इमरान खान और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 1 केस में इमरान खान और बुशा बीबी के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि बुशा बीबी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहा हूं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त दे दें, परेशान ना हो, हम ऑर्डर कर देंगे। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने यह एतराफ किया कि इमरान खान और बुशा बीबी की सजा मुअत्तल करने का बयान दिया था और मैं तोशाखाना केस में सजा के तरीकाकार से मुत्तफिक नहीं हूं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से सजा की कि इमरान खान और बुशा बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस को रिमांड बैक किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें पहले अली जफर को सुन लेने दीजिए, फिर देखते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अली जफर से इस्तफसार किया कि आप नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर क्या कहेंगे। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि 2 ही तरीके हैं, एक तो ये कि आप नैब प्रोसिक्यूटर जो बात कर रहे हैं इसको मान लीजिए, दूसरा आप ये इस्तदा कर सकते हैं कि केस ट्रायल कोर्ट में फर्दे जुर्म से दोबारा शुरू हो। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो हम फिर तकनीकी खराबियों की तरफ जा सकते हैं और नहीं जा सकते, और अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। इस पर वकील अली जफर ने अर्ज किया कि मेरी नजर में सजा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता और अदालत ने अपीलों पर समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इसी तरह तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत के दौरान बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान पे फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कानूनी मामला गंभीर हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी और वकला को अभी मजीद कई दरिया अबूर करने हैं और आज ही इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदामात उठाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में वफाक और वजारत दिफा, दाखिला, काबीना डिवीजन और 4 सूबों को फरीक बना दिया गया है। दरख्वास्त में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस तहरीक इंसाफ मुखालिफ इकदामात की इंक्वायरी करें, बुनियादी हकूक की बहाली के अहकाम जारी किए जाएं, दिफा 144 के गलत इस्तेमाल को रोकने का हुक्म दिया जाए और एमपीओ के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से यह भी इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। अहम दरख्वास्त और अहम मुतालबात हैं, मगर एहतजाज के मामले को लेकर तहरीक इंसाफ जिस ऑपोजिशन और ग्रैंड अलायंस का इशारा भी दे रही है, इसकी तश्कील की खबर दे रही है, इस हवाले से कोशां हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ को अपने अंदर यकजहती का चैलेंज भी दरपेश है। इमरान खान की रिहाई तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा है और इस मुतालबे के तस्लीम होने तक तहरीक इंसाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, जो भी अरेस्ट होते कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फिक्र ना करें, अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। एक हमें इन मरहलों से गुजरना है। उन्होंने कहा कि एक दफा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं, जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते तो अगला नालायमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहल तो फरमाई दीजिएगा, बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री से मुतल्लिक खबरें सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को यानी कल के दिन ही सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की और फिर अब इस मीटिंग से बुशरा बीबी जो हैं वो पीटीआई क़यादत को एहतजाज से मुतल्लिक अहकामात भी उन्होंने कल दिए और फिर 24 नवंबर के एहतजाज के लिए जो है वो टीमों की तश्कील पर भी मुशावरत जारी है। इज शी पॉलिटिकली एक्टिव नाउ? देखिए, ये एक मखसूस सूरत हाल है, इसको आप पॉलिटिकली एक्टिव मेरा ख्याल है नहीं कह सकती। वजह इसकी ये है कि जब इमरान खान साहब को आप मुलाकात ना करने दें, जो उनके सियासी रफ़क़ा हैं, मुतअद्दिद बार उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, जो उनके पुराने मुतमिद हैं, उन्होंने कोशिश की है उनसे मिलने की। पिछले 1 माह में हर बार उनको मिलने नहीं दिया गया। अभी परसों उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, अदालत के हुक्म हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। तो ऐसी सूरत में
इमरान खान साहब को अगर अपनी कोई बात पहुंचानी है अपनी पार्टी तक, तो उनके लिए सबसे मुस्तहकम ज़रिया क्या है? वो या उनकी अहलियाँ हैं या उनकी बहनें हैं। देखिए, हम लोग भी कभी जाते हैं, कभी हमें नहीं मिलने दिया जाता, कभी मिलने दिया जाता है। बैरिस्टर गौहर बैठे रहे, कल भी आज भी उनको नहीं मिलने दिया गया, अगरचे वो वकला में शामिल हैं जो मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। इसी तरह कभी मुझे मिलने देते हैं, कभी नहीं मिलने देते। तो ये एक बिल्कुल एक निज़ाम ऐसा है जो कोई निज़ाम है ही नहीं, एक आर्बिट्ररी एक बिल्कुल एक सूरत हाल है। तो इसमें अगर ख़ान साहब ने 24 नवंबर के हवाले से कोई अपनी हिदायत देनी है और उन हिदायत के लिए उन्होंने बुशरा बीबी तक कोई बात पहुंचाई है और वो आगे पार्टी को पहुंचाती हैं, तो मैं इसको सियासत नहीं कहूँगा। वो ख़बर रसानी कर रही हैं, वो इत्ला दे रही हैं और ये अच्छी बात है। हमें एक इत्ला मिल जाए जिस पर हमें यकीन हो कि यही ख़ान साहब की राय है, यही उनका हुक्म है, तो ये काम वो सर अंजाम दे रही हैं। मैं इसको सियासत में एंट्री नहीं कहूँगा। तो वो गैर सियासी हैं भी और नहीं भी सर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बड़ी मखसूस नौयत की सिचुएशन है, इट इज़ नॉट एज सिंपल एट ऑल। बिल्कुल हम ये बात समझते हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी मामलात में बुशरा बीबी की मुआवनत भी करेंगे, ये भी खबर है। अब वो पार्टी की आदत को ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी के अहकामात को तस्लीम किया जाएगा। वो कल एक और पार्टी मीटिंग को भी हेड करी, अरकान पंजाब असम्बली जो हैं उनको भी मुशावरत के लिए कल पेशावर तलब कर लिया गया है। सो वो मुझे ज़रा, मैं बात समझ रही हूँ कि हालात की नौयत, मगर अब वो गैर सियासी हैं भी और नहीं भी हैं, वो घरेलू खातून हैं भी और नहीं भी। देखिए, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? देखिए, अगर आप इत्ला देने को सियासत समझती हैं तो आप कह लीजिए कि ये सियासत है। अगर आप समझती हैं कि नहीं ये सिर्फ इत्ला देना है तो आप कह लीजिए कि इत्ला देना है। तो मुझे इसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। वो फकत सिर्फ इत्ला देंगी, फकत एक मैसेंजर का किरदार अदा करेंगी या अहकामात भी देंगी? नहीं, ये मैसेंजर का ही किरदार है। देखिए, इसमें अहकामात कोई बड़े क्या देने हैं? यही कहना है ना कि अपनी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आइए लोगों को उभारिए, पैगाम पहुंचाइए। तो इसमें कौन सी ऐसी कोई दकीक बात है जो हम पहले ही नहीं कर रहे? वो ज़ाहिर है अपना एक उसमें ज़ोर शायद डालेंगी और डाला भी है उन्होंने बतौर अहलिया। ख़ानदान के लोगों को ज़ाहिर है तशवीश है इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके साथ ये क्या करने जा रहे हैं। तो वो जब पैगाम पहुंचाती हैं तो उसमें अपनी बतौर अहलिया अपनी जो एक आप कह लीजिए ताकीद है उसका आंसर भी शामिल करती हैं, लेकिन मैं इसको पैगाम रसानी ही कहूँगा। ठीक है। तो सर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मदऊ किया है, मीटिंग्स भी अहम उधर हो रही हैं, जेल से रिहा होके सबसे पहले वो KPK ही गई, उधर ही एनेक्सी में थी। अब ये काम तो अलीमा खान साहिबा भी कर सकती थी, मगर क्या अलीमा खान साहिबा पंजाब को देखेंगी और उधर पैगाम रसानी करेंगी और इतलात देंगी और बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में देंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में वो सिर्फ इसलिए हैं कि वहाँ एक तरह से हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बहुत से लोग हमारे खैबर पख्तूनख्वा चले जाते हैं जब उनको ये डर होता है कि रात को उनके घर तोड़े जाएंगे, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी मुकदमे के उनको उठा लिया जाएगा। तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ होता है कि ये नहीं होगा। तो ये सिर्फ बात है। ज़मान पार्क में दरवाजे तोड़े गए थे ना, 30 लोग बुशरा बीबी के बेडरूम में दाखिल हुए थे, ये हकीकत है। तो अगर इस बदनुमा वाक़े को रोकने के लिए वो पेशावर जाती हैं तो इसमें कोई और गहरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ की बात है। अब चूँकि वो वहाँ हैं और उन्होंने अगर पैगाम पहुँचाना है तो वहीं जाएंगे ना लोग उनसे पैगाम सुनने के लिए। और बुशरा बीबी और अलीमा साहिबा के माँ बहन भी कम्युनिकेशन ओपन है इन पैगामात और इतलात और इमरान खान साहब के अहकामात के हवाले से? जी बिल्कुल है। देखें, कई दफ़ा ये होता है कि कोई बात एक तरीके से सुनी जाती है, उसका इजहार कर दिया जाता है। वो हो सकता है हतमी बात उस तरह से ना हो, उसमें तब्दीली की जाए या वजाहत मज़ीद की जाए, ये मुमकिन है। इसमें कोई दरार या ऐसा नहीं है कि पंजाब एक के हवाले और खैबर पख्तूनख्वा किसी और के हवाले, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसलिए ये तमाम मामलात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ख़ान साहब को बात करने में इस वक्त मुश्किल पेश आ रही है। उनके सामने रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, वो खुलकर बात नहीं कर सकते। जो मीडिया से भी बात करते हैं वो पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं होती।
तो उनको पैगाम पहुंचाने के लिए ज़रिए की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। सर, क्योंकि अभी माजी नहीं, अभी माजी करीब में ही, बल्कि अब ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब को मिसलीड किया जा रहा था। मरवत साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में आकर कहा कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यही बात फैसल चौधरी साहब ने की कि उनको कम्युनिकेशन उनसे और इन्फॉर्मेशन उनसे विदहोल्ड की जाती है। तो इमरान खान शायद खुश नहीं है जिस तरह उनका पैगाम जो है वो डिलीवर हो रहा है उनके कारकुनान तक और पार्टी तक। सो एन मुमकिन है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने अपनी एहलिया बुशरा बीबी को ही सौंप दी हो। बेसिकली बुशरा बीबी will now essentially also be considered नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, हाँ, नहीं, यूँ नहीं है। देखें, ऐसी बात नहीं है। ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब तक कोई मालूमात ना पहुँचें। अगर कोई ये कहता है कि उन तक मालूमात नहीं पहुँची तो वो गलत कहता है। उनकी हफ्ते में कई बार अपनी अहलिया से मुलाकात होती है, अपनी बहनों से मुलाकात होती है। 2 हफ्तों के सिवा उनको अखबारात तक भी रसाई है, टीवी भी किसी हद तक वो देख सकते हैं, लेकिन सबसे मुस्तहकम ज़रिया तो उनकी अहलिया और उनकी बहनें हैं। लिहाजा अगर कोई अलिफ बे उनको कोई बात नहीं बताता, मिसाल के तौर पे अगर ये मफरूज़ा कायम किया जाए, तो उनकी बहनें और उनकी अहलिया तो उनको बताएंगी जो कोई बात है। इसलिए बिल्कुल ये गलत एक बयानिया कायम किया गया कि इमरान खान साहब को कोई बात नहीं बताई गई। इसका मकसद कुछ भी हो, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। तो ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है। उनको तमाम मालूमात जो हैं वो मिलती हैं, बल्कि कई दफ़ा लोग उनको गलत मालूमात दानिस्ता देते हैं, बढ़ा चढ़ा के कोई बात करते हैं। और उनकी अहलिया, उनकी बहनें और हम लोग जो एक म्याना रवि का रवैया रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सही वाक़यात उनको बताए जाएं। और सर ये जहन में रखिएगा कि अभी तक सेनेटर फैसल वाडा की हर पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। हत्ता कि आईनी तरमीम कब होगी वो तारीख और दिन और वक्त भी दुरुस्त साबित हुआ है। अब उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी बाहर आएंगी और बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ सीनियर क़यादत है, जो एक नई पीटीआई कार्व आउट की जाएगी, उनकी क़यादत में हटके हम ये देखेंगे कि एक पार्टी के अंदर से एक नई जमात कार्व आउट होगी। तो अब बीबी जो आप जिसको पैगाम रसानी कह रहे हैं, मैसेंजर का किरदार कह रहे हैं, उसको डिफैक्टो चेयरमैन भी बहुत से लोग कह सकते हैं। बीबी हैं उनकी, बेगम है उनकी, आफ्टर ऑल। ये बात सेनेटर फैसल वाडा साहब की, अगर मुस्तकबिल में ऐसे कोई खदशात जमात में हो। देखिए, वाडा साहब पेशन गोई तो नहीं करते ना, वो तो इरादों का इजहार करते हैं कि ये है मुक़्तदरा का इरादा कि ऐसा किया जाए। अब उनका हर इरादा तो कामयाब नहीं होता, बहुत से इरादे हो जाते हैं कामयाब। वो अगवाकारी के ज़रिए उनको कामयाब किया जाए, उनको जैसे भी किया जाए, वो कोई अच्छे वाक़यात नहीं हैं। और उनके उन बयानात का पूरा होना हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन अगर ये उनका ख़्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नई जमात पैदा कर लेंगे बुशरा बीबी के इर्द गिर्द, तो मेरा ख्याल है ये उनका इरादा पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया था बुशरा बीबी की रिहाई की खबर दी, रिहाई भी हो गई सर। देखिए, ये भी बात एक अजीबोगरीब है ना कि अगर अदालत रिहा करे, हाई कोर्ट रिहा करे, तो वो उसको भी जोड़ते हैं किसी के इरादे से, किसी मकसद के साथ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मामलात जो हैं एक तरह से वजाहत की जानिब बढ़ चुके हैं, पीटीआई को क्या करना है। और ये वजाहत इसलिए पैदा हुई है कि कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत की जानिब हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन अब हमें तवक्को कोई नहीं है। आज भी मैंने एक पिटिशन जो दायर की इमरान खान साहब की जानिब से, जिसमें जो पूरी सूरत हाल है, या बड़ी हद तक जो सूरत हाल है तशद्दुद की, इलेक्शन को लूटने के बाद जिस तरह कानून साजी की गई, इलेक्शन एक्ट को तब्दील किया गया, रिटायर्ड जजों को लगाया गया, जिस तरह MPO का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, एक के बाद दूसरी FIR लोगों के ख़िलाफ़ काटी जाती है ताकि वो गिरफ़्तार रहें, सेक्शन 144 का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। तमाम जो आइनी हुकूक हैं, आइनी हक़ है कि आप इकट्ठे हों, आइनी हक़ है कि आप आवाज़ बुलंद कर सकें, इन तमाम हुकूक को पेमरा के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए पामाल किया जाता है। तो ये सब मामला हमने अदालत के सामने रख दिए है ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रहें। अदालत कुछ करे ना करे ये बात की बात है, और ये अवाम का भी मैं समझता हूँ हाफजा है जो पिटिशन हमने आज फ़ाइल की है, और मज़ीद हम फ़ाइल करेंगे। और ये आप भी पढ़ सकती हैं। जी, मैंने उसकी अभी इब्तिदाई में डिटेल भी बताई, और आपकी ये ख्वाहिश है कि इसको याया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब देखें। अब ये होता है पूरा कि नहीं होता, और वो भी आप देखिए, वो एक अपनी जगह बात है, वो ज़रूरी। देखिए, ज़रूरी बात यह है कि वाक़यात जो बयान किए गए हैं वो वाक़यात अहम हैं।
लेकिन ये तमाम बातें हम करते रहेंगे। देखिए, एक पूरा बयानिया मफरूज़ा कि अब एक नई जमात बनेगी जो मुक़तदरा की ख्वाहिशात के मुताबिक बनेगी, मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली है। इमरान खान साहब बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने अगर मुक़तदरा की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई जमात अपनी अहलिया के ज़रिए बनानी होती तो वो बहुत पहले मुल्क से बाहर चले गए होते। माजी में भी ये इसलिए पूछना जरूरी भी होता है, सिर्फ सेनेटर फैसल वाडा से साहब की पेशन गोइयां नहीं है, माजी के अंदर भी ये गिले शिकवे होते रहे कि वो बराह रास्त अहकामात देती थी जमात के अंदर। वीडियो लीक्स भी हुई हैं, ना सिर्फ उनकी और इलीमा खान साहिबा के दरमियान एक बढ़ते हुए मिसट्रस्ट के हवाले से, मगर ऑल्सो कि वो पोलिटिकली डिसीजंस दे रही थी, वो नाला हो रही थी, ऑडियो टेप्स आई सामने। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी देयर ऑफ सर, आई अंडरस्टैंड क्या वकील हैं और इस हवाले से उसको अदालत के अंदर अब चैलेंज भी किया हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज थिंग्स हैव कम ऑन द सरफेस। सो अगर लोगों के एप्रीहेंशंस हैं, तहफुजात हैं उनके पॉलिटिकल किरदार के हवाले से, दे आर नॉट अनफाउंडेड सर। अच्छा देखिए, इसमें तहफुजात क्या हैं? फ़र्ज़ करें कि वो एक सियासी रोल अदा करती हैं, तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ की क्या बात है? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें फ़िक्र या तशवीश की क्या बात है। अगर इमरान खान साहब उनको कोई रोल देते हैं और वो उस रोल को अदा करती हैं और उस रोल को हम सियासी रोल कहते हैं, तो इसमें बाइस तशवीश क्या है? देखिए, हर पार्टी में जब एक लीडर नहीं होता मौजूद, उसको आपने मंजर से दूर किया हुआ है, तो उसके एतमाद के लोग अगर बात करें तो उससे एक बेहतरी पैदा हो सकती है कि जो बदगुमानी जानबूझ के मैं समझता हूँ सोशल मीडिया में पैदा की जाती है लीडरशिप के खिलाफ या कुछ लोगों के ज़रिए पैदा करवाई जाती है, वो लोग बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। सर आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, माजी में हमने अल्लाह जन्नत नसीब देखे, नुसरत भुट्टो को भी देखा पेश और हम लोगों ने कुलसूम नवाज साहिबा को भी अल्लाह जन्नत नसीब करे पेश होते देखा, मगर ये आप लोगों को गारंटी है कि एक दफ़ा इमरान खान बाहर आएंगे तो वो विड्रॉ कर जाएंगी बैक इनटू हर डोमेस्टिक रोल? नहीं, क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब आएंगे तो वो इमरान खान साहब की मौजूदगी में पार्टी पर हावी रहेंगी? ये एक अजीब सा मंजर है ना जो आप पेश कर रही हैं। नहीं, मैं तो पॉलिटिकली एक्टिव होना और हावी होना दो अलग चीजें हैं। आप तो अभी भी नहीं मान रहे वो पॉलिटिकली हावी होंगी, आप तो उनको मैसेंजर के ऊपर डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ सर, डिफैक्टो चेयरमैन नहीं होना। मैं कह रहा हूँ उनका अगर कोई बराह रास्त पॉलिटिकल रोल हो भी तो उसमें कोई मेरी नज़र में ऐसी तशवीश या फिक्र की बात तो नहीं है। इमरान खान साहब अगर आते हैं और आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त कम है, आएंगे जल्द बाहर। सलमान साहब वक्त कम है, मुक्तदरा को ये फैसला शायद गालिबन इतना अच्छा लगे ना, जिनसे आप बात करने के लिए इतने बेचैन रहते हैं, इस हवाले से उनकी एप्रीहेंशंस रिजर्वेशंस के ऊपर कुछ कहेंगे? हम बिल्कुल बेचैन नहीं रहते। ये भी एक अजीब जुमला आपने अदा किया। हम क्यों बेचैन रहते हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि अपना जुल्म जबर। सर मैं बता देती हूँ, मेरा वक्त कम है, मगर मैं आपको बता देती हूँ आप लोग क्यों बेचैन रहते हैं। आप पॉलिटिशियन से डिस्कशंस करना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम। जो भी आपके वजूहात हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन आप पॉलिटिशियंस, इस हुकूमत, इन लोगों से नहीं करना चाहते। फिर आप लोग अपने इलामिये में कहते हैं दैट नेगोशिएशंस विल बी हेल्ड बाय दिस कमिटी व्हेनेवर एंड विद whomever द हैंडलर्स चूज, यानी कि बात तो आपने उन्हीं से करनी है इनडायरेक्टली, इनएविटेबली, और यही पैगाम बार बार आप सब देते हैं। देखें, बात उनसे इसलिए करनी है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि बाकी सब लोग गैर अहम है ना। अगर आप मुझसे ये कहें कि PMLN के साथ जाके बात करो, पीपल्स पार्टी के साथ जाके बात करो, तो हमें पता है उन्होंने इजाज़त के बगैर तो कोई बात नहीं करनी, वो पपेट्स हैं। तो हैंडलर्स ही से हम बात करेंगे कि भाई खुदा के लिए इनको इजाज़त दे दो कि ये कोई बात करें, बात को आगे बढ़ाएं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। ऐवान की सबसे बड़ी जमात की जानिब से एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर कई एतराज उठा दिए हैं। पीपल्स पार्टी का पहला शिकवा है कि नून लीग हुकूमती मुआहिदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। पार्टी का दूसरा बड़ा एतराज है कि कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। यह अजब है कि पहले फ्लोर पर बिल आए और फिर हमें कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है। माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। आपको भी ये यूड ऑल्सो फील डिसरिस्पेक्टेड अगर किसी अहम लेजिस्लेशन पे वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले, नॉट लेट अलोन मेंबर्स ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे, तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया।
पहले पहल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना और फारूक एच नाइक का नाम दिया था जुडिशल कमीशन के लिए और बाद में अपना नाम विड्रॉ कर लिया। खबर यह है कि हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल नून लीग के तसव्वुर होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपना तीसरा रहनुमा भी शामिल करके बिलावल को मजबूर किया और उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का तीसरा बड़ा एतराज जुडिशल कमीशन में मुतनासिब नुमाइंदगी ना देने पर है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल का यह कहना है कि वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हो गए। अब वो जुडिशल कमीशन में होते तो बकौल उनके आईनी बेंच में फर्क पर बात किया करते और देही सिंध से भी सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करते। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है बकौल बिलावल। नाज़रीन, चंद दिन कबल हमारी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना सलीम मांडीवाला जो आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त भी तसव्वुर होते हैं, उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। और जब ये पूछा गया कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी हुकूमत से नाराज हैं तो उनका जवाब क्या था, मुलाहिजा कीजिए। जब भी किसी चीज पे एक अंडरस्टैंडिंग हो और उससे जब आप हट जाएंगे तो जाहिर सी बात है एवरीबडी विल हैव कंसर्न्स ऑन दैट। उनके भी कंसर्न्स हैं, बिलावल साहब के भी कंसर्न्स हैं। यही जो कमेटीज थी बननी थी, उसमें जो मेंबरशिप थी, उसमें जो चेयरमैन बिलावल की नॉमिनेशन थी जो उन्होंने फिर विड्रॉ कर ली जब उन्होंने इस टाइप की मेंबरशिप प्रपोज की, तो यही चीजें है ना, इन्हीं पे ही बेसिकली डिसएग्रीमेंट हुआ। पीपल्स पार्टी का एक एतराज हुकूमत का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिए बगैर पीठ पीछे कार्रवाई करने पर भी है। बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि वो 26वीं तरमीम में मसरूफ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी और हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीकाकार अपना रही है वो ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी का पांचवा बड़ा शिकवा मुल्क में जारी दहशतगर्दी की तवात्तर से होने वाली कार्रवाइयों से मुतल्लिक हुकूमत की हिकमत अमली पर है। बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाया कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। पीपल्स पार्टी का एक एतराज यह है कि VPN की बंदिश पर इत्तेहादी जमात से भी मुशावरत नहीं की गई। दौरान गुफ्तगू बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से नाला नजर आए और कहा कि इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। मशवरा करते तो समझाते कि फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही मुईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। जमाना VPN और इंटरनेट स्पीड का है। ये कहते हैं कि हुकूमत 4G सर्विसेज दे रही है, 4G इंटरनेट के हवाले से भी झूठ बोला जा रहा है। 3G इंटरनेट सर्विसेज दी जा रही हैं। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा साहब से। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि एक लंबी फहरिस्त है शिकवे शिकायत की, लेकिन जो मुआहिदा है जिसकी खिलाफ वर्जी का जिक्र बार बार बिलावल कर रहे हैं, उसके मंदरजात क्या हैं, वो डिटेल्स कब सामने आएंगी कि कहाँ खिलाफ वर्जी एग्जैक्टली हो रही है? जब हमारी हुकूमत बनी थी ये, तो इस हुकूमत से हमारा एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था। वो तहरीरी मुआहिदा 25 पॉइंट पर मबनी है, जिसमें मुख्तलिफ इशूज डेवलपमेंट के हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हैं और बहुत सारे इशूज होते हैं और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेजिस्लेशन के ऊपर है। लेकिन जनरल एक सबसे अहम बात जो थी वो ये है कि हम जो भी अहम इशू होंगे, लेजिस्लेशन होगी या बाकी, उनके ऊपर हम मशावरत करेंगे। तो हमें ये बात आपके इल्म में है, होनी चाहिए कि जब से ये हुकूमत बनी है उसके बाद से कई दफ़ा हमारी जो पंजाब की पार्टी है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से बिलावल साहब मिले, फिर हमारी कमेटी की मीटिंगें होती रही, गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर साहबा से मिले, इस तरह हमारी मुलाकातें, डार साहब से मुलाकातें होती रही, इनकी कमेटी से कमेटी मुलाकात करती रही। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने तय को नई बात कर रहे हैं। अच्छा, और अभी जो है रिसेंटली वो पानी की तकसीम के ऊपर बिल्कुल उसका भी जिक्र किया बिलावल ने, मगर कायरा साहब उन्होंने कहा मैंने एहतजाजन जुडिशल कमीशन का भी अपना नाम विड्रॉ कर दिया और मेरी इतलात के मुताबिक पहले पहल बिलावल साहब ने अपना और फारूक एच नाइक का नाम दिया था क्योंकि मुसाबकती जो है वो कंट्रीब्यूशन का नाम हुआ था या शमूलियत का नाम हुआ था इस कमीशन में और पीपल्स पार्टी की शायद ये अंडरस्टैंडिंग थी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल दोनों नून लीग की तरफ से तसव्वुर होंगे, लेकिन क्योंकि नून लीग ने अपना एक और पार्लियामेंटेरियन डाल दिया इसीलिए उन्होंने एहतजाजन अपना नाम वापस ले लिया। इज दैट करेक्ट? अगर उन्होंने कहा है तो फिर मेरे कहने की तो कोई जरूरत रहती नहीं, यकीनन ठीक होगा। सर मुझे एक और बात समझा दीजिएगा जरा, एक और शिकायत बिलावल साहब कर रहे हैं कि कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए और ये अजब है कि पहले
फ्लोर पर बिल आए और फिर मुझे कॉपी दी जाए। जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, ये कौन से मरहले की बात कर रहे हैं? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का तो एक अपना चैप्टर है जिसके ऊपर एक सवाल आपसे अलग बनता है, मगर कौन सी कानून साजी की बात कर रहे हैं? ये 90 दिन लोगों को हिरासत में ले लेना सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, या चीफ्स की टेन्योर पोस्टिंग्स 5 साल बढ़ा देना, या फिर आपका 17 से बढ़ाकर 64 कर देना जजेस की तादाद? कौन सी कानून साजी से दुखी हैं जो उनको बाद में बिल मिला है? जनरली उन्होंने जो बातें कही हैं मैं उसी को सेकंड कर सकता हूं, अब से उनके स्पेसिफिक्स का इल्म नहीं है कायरा साहब, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो जब 21 और 22 सितंबर को लाई जा रही थी और रात गए तक पार्लियामेंटेरियंस को रखा गया था सर, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी फुली ऑन बोर्ड थी। वो आपकी 53 में से तकरीबन 45 ऐसी आईनी तरमीम और शिकें लाई जा रही थी जो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश और खत्म कर देती, बल्कि इसको एक अदालती जेनोसाइड कहा जा रहा था। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ना विड्रॉ करते, पीछे हटते, तो आप लोग तो उसको पास कर रहे थे और किसी ने नहीं वो मुसवदा पड़ा हुआ था। आज बिलावल साहब ना लेने की बात करते हैं कि मुशावरत नहीं की गई, इल्म में नहीं रखा गया, हमें इज्जत नहीं दी जा रही, तो तब ऐसा नहीं है। हम कोई अदालत डिमोलिश नहीं कर रहे थे, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर नहीं हो रहे थे। आपका ख्याल है दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट पे क्या किया हमने? सर ये अलग डिबेट है। आईनी अदालत बनाने का आईनी अदालत बनाने का तो हमारा 2006 से हमारा नारा है। कायरा साहब, उसके बाद दैट्स नॉट द पॉइंट, मैं आपको कुछ और कह रही हूँ। 53 नहीं, आपने जो कुछ कहा वो और बात है, आप नहीं, लेकिन आपने ये भी कहा ना आप तो सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश करने जा रहे थे, तो ये मुनासिब नहीं है। बाद में वाटर डाउन करने का क्रेडिट भी लिया ना, आर्टिकल 8 के अंदर भी तरमीम हटाने का क्रेडिट लिया। हमने बाकियों के साथ एग्री किया, ये हमारा एजेंडा था, तो हमने कैरी करा लिया। तो ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सर फोकस छोड़ दें उन बातों को, हस्फ कर लेते हैं हम इस सेगमेंट में से। फोकस इस बात पे है कि वो मुसवदा किसी ने नहीं देखा हुआ था सर, तब भी आपको नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड का हिस्सा है, मुसवदा किसी के पास था ही नहीं, हंस रहे थे सब बैठ के। सबके पास था, सबके पास था। तब 53 शिकें आप लोग जो बुलडोज कर रहे थे, किसी आप कह रहे हैं सबके पास सब कुछ था, सारे पार्लियामेंटेरियंस आगाह थे, बुलडोज कर रहे थे। जो 53 शिकें तो आपके पास थी, हमारे पास तो नहीं थी। एक बात ना लॉजिकल समझिए जरा, वो क्या है कि हर जमात को एजेंडा उनका अपना अपना था। गवर्नमेंट ने एजेंडा शेयर किया, हर जमात ने उस पर बहसें की, अपना अपना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया। JUI का अपना था, हमारा अपना था, मुस्लिम लीग का अपना था, MKM का अपना था। फाइनली जब हुकूमत मुख्तलिफ जमातों से मुशावरत कर रही है, तो मेरा मुसवदा तो दूसरों से शेयर बाद में करेंगे ना, MKM का मुसवदा हमसे तो बाद में शेयर करेंगे ना। तो एक वक्त में सारे मुसवदे तो इकट्ठे होकर नहीं घूम रहे, तो ये एक अभाम पैदा हुआ और ये तासर फैला दिया गया कि जी मुसवदा कहीं और से आया है और फलां कहीं और से हुआ है। ऐसा नहीं होता। मगर सर बाद में सबने अपने अपने मुसवदों पे काम किया ना। उस रात जो पास होना था, जो तमाम तर बंदे जमा करके आप लोग रात गए तक सारी जमातें बैठी हुई थी, मौलाना साहब बैक ना करते, तादाद ही नहीं थी, हमारे पास तादाद ही नहीं थी। बिकॉज मौलाना साहब बैकआउट हो गए सर, मौलाना साहब ना बैकआउट करते आप लोग पास कर लेते, हर कोई लाइन हाजिर था। ये इतनी पुरानी बात नहीं है, तारीख का हिस्सा बन चुकी है। महर बात ये है कि महर भी तारीख का हिस्सा नहीं बनी है, ठीक, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सवाल ये है कि मौलाना को ऑन बोर्ड किए बगैर तो हम कर ही नहीं सकते। और ये क्या आप समझते, मैंने उस वक्त भी कहा था, जब ये भाम पैदा किया गया तो मैंने उस वक्त भी इस पे कमेंट यही किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुसवदा और दिखाया जाए, हमें और दिखाया जाए। जब असेंबली में मुसवदा ले होगा तो क्या हम देख नहीं लेंगे? कैबिनेट से पास होगा, देखा नहीं जाएगा। अगर हमारे मुसवदे और गवर्नमेंट का मुसवदा जो हमें दिखाया गया वो और होगा और वहाँ ले डाउन कोई और होगा, तो क्या हम वोट कर देंगे? और कायरा साहब ये बताइएगा, आज बिलावल साहब ये भी शिकायत कर रहे हैं कि VPN बंद करने के हवाले से भी मुशावरत नहीं की गई। सर इस मुल्क के अंदर तो अब इंटरनेट बंद है 8 फरवरी से, जब से इलेक्शंस हो रहे हैं, तातुल का शिकार है, स्लो डाउन हुआ हुआ है, सेंसरशिप है, अब X चल नहीं रहा। तो तब से अब तक तो आप लोगों ने गिला शिकवा किया नहीं, हुकूमत के ऊपर अपना असर और अपना वजन डाला नहीं कि बहाल किया जाए और इसके ऊपर वजाहत दी जाए। हम कह रहे हैं हर वक्त हर बात का अपना वक्त होता है, टाइम पे मशवरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं ना। हम उस पर एतराज अपना फाइल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी सारी बातें नहीं मान रही, हम यही कह रहे हैं ना। और फिर भी सारी तमाम तर कानून साजी में आप उनके साथ मिल जाते हैं, हर चीज क्लियर भी करा देते हैं, मुसवदे ना भी मिले, बात ना भी माने। हमें क्या करना चाहिए
कि हम किसी बात पे नाराज होकर हम कहें कि अच्छा जी हम हुकूमत छोड़, हम आपको सपोर्ट विड्रा करते हैं, हुकूमत गिराएं। नहीं सर, आपके हाथ बंधे हुए हैं, कोई मजबूरी है? अगर इज्जत नहीं मिल रही जिस तरह बिलावल कह रहे हैं, मुशावरत नहीं हो रही जिस तरह बिलावल कह रहे हैं, इल्म में नई चीजें लाई जा रही जिस तरह बिलावल कह रहे हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है अगर जिस तरह बिलावल कह रहे हैं, तो मजबूरी क्या है? हाथ बंधे हैं, यस मजबूरी है, हाथ बंधे हैं। इस मुल्क के हालात इस वक्त इस बात के मुतकादी नहीं है कि हम इस मुल्क के अंदर एक और पॉलिटिकल अनार्की खड़ी कर दें, एक हालात क्राइसिस खड़ा कर दें, क्योंकि मुल्क से पहले ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। आज अगर ये हुकूमत गिर जाए, क्राइसिस खड़ा हो जाए, इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो सर फिर तो अगर ये बात है तो फिर तो आपकी किसी बात को भी सीरियसली और संजीदगी से हुकूमत को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे निजाम का बोझ ही आपके नाजुक कंधों पे। ये आपके देखने का एंगल है, हमें एक सियासी जमात के तौर पे और तरह चीजों को देखना है। हमने ये देखना है कि हमें अपने गिले शिकवे भी करने हैं, उनसे बात अपनी मनवानी भी है, लेकिन कोई बच्चों की तरह नाराज होकर हम हुकूमत गिरा दें, क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं है? ठीक है, सो अब ये तमाम तर मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस होंगे, लेकिन बात इत्तेहाद से निकलने तक कहीं करीब भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? मेरे इल्म में नहीं है। ठीक, सीसी में बात जाएगी, लेकिन इस तरह हुकूमतें छोड़ी नहीं जाती, नहीं मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन अगर मुस्लिम लीग की तरफ से ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जारी रहा तो तंकी बढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। उनको भी ख्याल करना चाहिए और अपने इत्तेहादियों को, न सिर्फ हमें बल्कि बाकी इत्तेहादियों को भी मुशावरती अमल में आगे लेके बढ़ना चाहिए। सर उनकी तो शायद कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सिस्टम इसी तरह ही चलाना है। उनके तो तमाम तर कानून साजी, जो उनकी मंशा और जो उनका विजन था वो पूरा हो रहा है। सो अब तो मेहर बात ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि हमारी मजबूरी है, और हमारी मजबूरी सिर्फ एक है, हम इस मुल्क को किसी नए क्राइसिस में खड़ा नहीं करना चाहते, हम अपनी अना के घोड़े पे सवार होके नहीं चाहते। आज तक हम सब्र कर रहे हैं, हमारी जमात के अंदर फ्रस्ट्रेशन, और ये बात बिलावल साहब ने पहली दफा नहीं कही, वो कई दफा ये बात कह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कारा हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट। आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज था, और मुज़ाकरात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हुकूमत के वज़राए ख़जाना और टैक्स अथॉरिटी ने IMF हुकाम को आमदन और अखराजात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान IMF ने सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दौरान इजलास IMF को यह बताया गया कि जुलाई ता सितंबर सूबाई बजट के 342 अरब हदफ की निस्बत 160 अरब सरप्लस रहा। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ की निस्बत 142 अरब रुपए कम रहा। सिंध ने 131 अरब, पख्तूनख्वा ने 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब का सरप्लस दिया। मुज़ाकरात के दौरान IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। IMF वफ्द की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के टी बिल्स में सरमायाकारी पर भी सवाल उठे, और यह कहा गया कि तालीम और सेहत के अखराजात कम करने के बावजूद टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट की गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तकरीबन 20 अरब रुपए से ज़ायद टी बिल्स में सरमायाकारी है। IMF वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हुक्काम से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग पर बात की, जबकि मिशन को यह बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट एहदाफ से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर कम खर्च किया। गुज़िश्ता रोज IMF हुक्काम ने पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, कि जिसमें बेल आउट पैकेज के तहत रखी गई सरप्लस बजट, गंदम और दीगर अजनास की सपोर्ट प्राइस और सूबे के दीगर माली मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में IMF को यह बताया गया कि पंजाब का बजट सरप्लस है। सूबाई हुकूमत ने 200 अरब रुपए से ज़ायद टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, और चूंकि 200 अरब रुपए के टी बिल सरमायाकारी हैं तो उन्हें पंजाब हुकूमत के अकाउंट में जाहिर नहीं किया गया, लेकिन ये रकम दरअसल हुकूमत पंजाब की ही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पंजाब हुकूमत जो 200 अरब रुपए टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसका बजट खसारा 160 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, और सूबा पंजाब वो वाहिद सूबा है कि जिसने IMF की शर्त के बावजूद सरप्लस बजट नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज ही टैक्स हदम में शॉर्टफॉल, ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी और आइंदा 6 माही में मुतवक्के शॉर्टफॉल के बावजूद FBR हुकाम ने IMF को 12,900 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करवाते हुए हदफ को न सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में ना तो कोई मिनी बजट मुतारिफ करवाया जाएगा और ना ही इजाफी टैक्स इकदाम लिए जाएंगे। अलबत्ता पाकिस्तान अगले साल से ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली शुरू कर देगा। इसके अलावा IMF को फाइनेंसिंग डिवीजन की जानिब से $12.5 अरब के कर्जों, बैरूनी फाइनेंसिंग और रोल ओवर के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि हुकूमत ने रबा माली साल के लिए $9 अरब के टाइम डिपॉजिट्स का बजट मुख्तस किया था।
$5 अरब के टाइम डिपॉजिट सऊदी अरब, जबकि $4 अरब के सेफ डिपॉजिट चीन से आने थे, लेकिन अभी तक इस मद में कोई रकम पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुई। और आज द न्यूज में छपने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF की तरफ से सऊदी अरब से $1.2 अरब की मौखर अदायगियों पर तेल सहूलत पर अमल दरामद को रेकोडिक से जोड़ने की खबरों पर खदशात का इजहार कर दिया गया है। अलबत्ता पाकिस्तान ने IMF को कायल करने की कोशिश की है कि मौखर अदायगियों पर सऊदी अरब से तेल हासिल कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा ना भी हो सका तो एक और प्लान भी मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि ताखीर के बावजूद चीनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो जाएगी। IMF वफ्द की मौजूदगी के दौरान एक अहम खबर यह भी सामने आई है कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने भी गुज़िश्ता रोज एक अहम इजलास में शिरकत की। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF वफ्द से दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान खुद मुख्तार दौलत फंड कानून में जबरदस्ती तरमीम करने की अपनी शर्त का जायजा लेने की दरख्वास्त की, लेकिन IMF ने इस दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया, कि जिसके बाद पाकिस्तान ने IMF के सामने वेल्थ फंड का मुकदमा पेश करने के लिए अल्वारेज एंड मार्शल की एडवाइजरी सर्विसेज हासिल की हैं, कि जहां डॉक्टर रजा बाकिर बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए मौजूदा कानून पाकिस्तान के रियासती मलकीती इदारों की निजकारी के लिए जरूरी है। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA के लिए मौसूल होने वाली 10 अरब रुपए की बोली को मनसूख कर दिया गया है, और अब PIA फरोख्त के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स जारी किया जाएगा, कि जिसमें गैर मुल्की हुकूमतें भी शरीक हो सकेंगी। 30 नवंबर तक बोली के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, जबकि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इनकी हुकूमतों के साथ साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे करने की कोशिश भी की जाएगी। नाज़रीन, PIA से जुड़ी एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि निजकारी बोर्ड ने न्यूयॉर्क में वाक़े PIA की सबसे महंगी प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फरोख्त की मंजूरी दे दी है, कि जिसके बाद ये मामला काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा, कि जिसके सरबरा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार हैं। और कल ही पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर होगा, कि जिसमें FBR हुक्काम से ट्रैक एंड ट्रेस, वजारत खजाना हुक्काम से नेशनल फिस्कल पैक्ट और पावर डिवीजन से तवानाई से मुतल्लिक मालूमात पर बातचीत होगी। नाउ मूविंग ऑन टू एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दैट वी ऑल फेस टुडे। पाकिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी इस वक्त जानलेवा स्मॉग की लपेट में है। जनूबी पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक शहरी जहर आलूद हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहर इस फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। गुज़िश्ता मौसम सरमा तक स्मॉग के हवाले से अहम सिर्फ लाहौर का नाम सुनने को आता है, लेकिन इस बरस मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी और पेशावर भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। लाहौर की सूरत हाल तो इतनी बदतर हो चुकी है कि गुज़िश्ता हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स तक रिपोर्टिंग की जा रही थी, कि जो कि आलमी इदारा सेहत के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 120 गुना ज्यादा है। स्मॉग का मामला इस कदर खतरनाक हो चुका है नाजरीन कि आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपने पहले ही दिन सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी का केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक इकदामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली, और दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात से मुतल्लिक तमाम मामलात को देखेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? 1993 से मामला चल रहा है, अब इस मामले को खत्म करना होगा। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली का यह कहना था कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस नईम हसन शाह को खत आया था कि इस्लामाबाद को सनती जोन बनाया जा रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलकर चलना होगा तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। उन्होंने इस्तफसार किया कि माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका। चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है, क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने मजीद पूछा कि पंजाब की हालत देखी जाए सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज कबल ऐसी ही हालात थे। पूरे मुल्क को माहौलियात के संजीदा मसले का सामना है। पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है कि जो आलूदगी का सबब बनता है। पाकिस्तान में नाजरीन यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल का यह कहना है कि पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। स्कूलों का बंद करना जरूरी तो है, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की अहलियत ही नहीं रखते, कि जिससे तकरीबन 6 करोड़ बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉग हामला खवातीन और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक स्मॉग पाकिस्तान का 5वां मौसम बन सकता है, कि जिसका तदारुक ना किया गया तो ये मुस्तकबिल में नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। एक ऐसा खतरा कि जिसके स्केल की जद में हर पाकिस्तानी हर वक्त रहेगा। नाज़रीन, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक
लाहौर पर छाई जहरीली स्मॉग की तह इतनी डेंस है कि वो अब स्पेस से भी देखने को मिलती है। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक लाहौर इस वक्त जहरीली हवा के ऐसे हसार में है कि जिसके पार देखना नामुमकिन नजर आता है। लाहौर जो कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से स्मॉग में अटा है, इसके शहरी तेजी से खुश्क सांसी, दम में, बच्चों के नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, आंखों की जलन और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों ने 35,000 से जायद मरीज रिपोर्ट किए। फिजा में मोलक केमिकल जर्रात की मौजूदगी से बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और अमराज कल्ब और दम्मा के मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत इस बुरानी कैफियत का जिम्मेदार इंडियन पंजाब को करार देकर बरीउल जुमा होना चाह रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत का दावा कि भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को आग लगाए जाने की वजह से लाहौर और दीगर शहरों को स्मॉग का सामना है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन पंजाब की आलूदगी का असर लाहौर पर पड़ता है। अनडाउटेडली इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बार इस खित्ते में 15,500 से 18,500 के करीब आग लगाए गए वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और ये तादाद गुज़िश्ता बरसों की निस्बत कहीं ज्यादा है। लेकिन माहिरीन का यह मानना है कि भारत में फसलों की बाकियात को लगाई जाने वाली आग से फिजा में पैदा होने वाली आलूदगी का हिस्सा फकत ओनली 4.4% है, 4.4%, और यह हिस्सा भी सिर्फ दिल्ली तक महदूद है। तहकीकी इदारों का यह कहना है कि आलूदा धुओं को भारतीय पंजाब से लाहौर मुंतकिल होने के लिए हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए और इन 15 दिनों में 2 मरतबा 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। माहिरीन का यह मानना है कि लाहौर में स्मॉग की बड़ी वजह शहर में चलने वाली 50 लाख मोटरसाइकिलें हैं और लाखों गाड़ियां हैं। हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए 16 नुकाती एक्शन प्लान भी मुरत्तब किया है और इस प्लान के मुताबिक सनतों से धुएं के अखराज पर पाबंदी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, सरकारी और निजी गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देना और 20 साल पुरानी गाड़ियों की तब्दीली भी जरूरी करार देना, फिजाई आलूदगी की मुसलसल मॉनिटरिंग का भी फैसला कर लिया गया और मुरवज्जा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का फैसला भी किया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत मुख्तलिफ शाहराओं पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स और इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल स्टेटस मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी, शहर के गिर्द जंगलात उगाने का प्लान, अवामी सतह पर ग्रीन कोर की अहमियत उजागर करने के लिए मौसर मुहिम चलाने की हिकमत अमली, हाउसिंग सोसाइटीज में पार्क्स और ग्रीन एरियाज को 7% रखना लाजमी करार देना और जंगलात बढ़ाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाना होंगे, मगर अमल दरामद ना होने के बराबर है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।